नमस्कार दोस्तों। विश्व के अंदर जो अलग अलग सरकारें हैं, गवर्नमेंट हैं और ट्विटर के बीच में काफी सारे मतभेद आपको रीसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहे होंगे। पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच में प्रॉब्लम्स हो गया था। रिसेंटली हमने भारत के अंदर देखा है कितना ज्यादा मतभेद देखने को मिला है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है नाइजीरिया से। वहां की सरकार ने ट्विटर को इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है, बैन कर दिया है। अब जब मैं नाइजीरिया कहता हूं तो कोई ये छोटा देश नहीं है, ध्यान रखना है आपको। अफ्रीका के अंदर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। मैं आपको बताऊंगा आगे इसके आंकड़ों के बारे में। लेकिन इसकी कैपिटल आप यहां पर देख सकते हो, अबुजा। और ये जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है वेस्टर्न साइड में बेनिन के साथ, नदर्न साइड में आप देख पाओगे नाइजर और चड हो गया, और ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा कैमरून। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, नेबर है, जिसका नाम है घाना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा आगे वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर जब से ये ट्विटर सस्पेंड किया गया है नाइजीरिया के अंदर, यहां पर 1967 का सिविल वॉर के बारे में कुछ चर्चा हो रही है। तो इसका इससे रिलेशन क्या है? और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैं आपको बता दूं एक नोटिफिकेशन आया भारत सरकार की तरफ से और बोला गया है कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं ट्विटर को। तो यहां पर सवाल ये होता है कि क्या ट्विटर जो है वो लगातार प्रॉब्लम्स में आ रहा है, आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इन सबको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली नाइजीरिया के अंदर हुआ क्या है जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है। देखिए नाइजीरिया के अंदर वहां पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं लाई मोहम्मद, उन्होंने यहां पर इंफॉर्म किया कि नाइजीरिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। वहां की जो कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है उसको यहां पर अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर के द्वारा, और इसीलिए हम यहां पर इसको सस्पेंड करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट सस्पेंड्स ट्विटर ऑपरेशंस इन नाइजीरिया। अब इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया। कोई भी सरकार अगर ये बैन करती है तो वो क्लियरली बताएगी नहीं कि हमने क्यों कारणवश किया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। लेकिन यहां पर लाई मोहम्मद के द्वारा कुछ भी ऐसा सच बड़ा नहीं बोला गया है कि हमने इसको क्यों सस्पेंड किया। बस यही बोला गया है कि यहां पर जो ट्विटर है वो नाइजीरिया की कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। अब किस प्रेजेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में अंडरमाइन करने की कोशिश करता है वो एक अलग चीज है। लेकिन इसको लेकर ट्विटर का रिस्पॉन्स आया और ट्विटर ने कहा कि जिस प्रकार से हमें सस्पेंड किया गया है नाइजीरिया के अंदर, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है और इसको लेकर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगा वो हम यहां पर बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रियल रीजन क्या हो सकता है? मतलब कुछ तो कॉन्टेक्स्ट हुआ होगा जिसकी वजह से नाइजीरिया सरकार ने इतना बड़ा कदम ले लिया ट्विटर को सस्पेंड करने का। तो देखिए कुछ दिन पहले की बात है, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बुहारी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट को रिमूव कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। ट्विटर ने कहा कि यह ब्रीच है ऑफ आवर पॉलिसी रूल्स, जो ट्विटर के रूल्स हैं उसको ब्रीच करता है जो भी ट्वीट किया गया था वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसको वहां पर रिमूव कर दिया गया। और यह किया गया था 1 जून को। तो ऐसा क्या किया था ये जो मोहम्मद बुहारी हैं, उन्होंने क्या ऐसा ट्वीट किया था जिसकी वजह से ट्विटर ने उनके ही ट्वीट को यहां पर सस्पेंड कर दिया? अब एक बड़ी बात हो जाती है, आप खुद इमेजिन करके देखो, भारत के अंदर अगर हमारे राष्ट्रपति, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का जो ब्लू टिक था उसको लेकर कुछ विवाद हो गया था, वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन अगर किसी प्रेसिडेंट के ट्वीट को हटा देना, उनके ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया 12 घंटे के लिए, तो यहां पर ऐसा क्या ट्वीट किया गया था? अब इसको समझने की आवश्यकता है। यहां पर सिविल वॉर का जिक्र आता है। उन्होंने ट्वीट किया था मेनी ऑफ दोज मिसबिहेविंग टुडे आर टू यंग। बेसिकली हो क्या रहा है ट्विटर नाइजीरिया के अंदर, मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों के द्वारा अटैक किया गया है नाइजीरिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो इलेक्टोरल ऑफिसेज हैं, पुलिस स्टेशंस हो गए। रिसेंट वीक्स में काफी ज्यादा अटैक देखने को मिला है। इसी को लेकर जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि जो लोग आज के डेट में मिसबिहेव कर रहे हैं उनको नहीं पता कि नाइजीरिया के अंदर जो सिविल वॉर का सिचुएशन हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे। बेसिकली उनका जिक्र हो रहा था 1967 से लेकर 1970 के बीच में ये जो सिविल वॉर हुआ था नाइजीरिया के अंदर, उसके बारे में रेफरेंस दिया गया। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि इस 30 महीने के अंदर ये जो सिविल वॉर चला था उसके अंदर जिस प्रकार से लोगों को सिखाया गया था वैसे ही लैंग्वेज में हम इस बार भी सिखाएंगे। अगर लोग यहां पर बिल्डिंग्स को, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर तोड़फोड़ करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, तो हम उसी लैंग्वेज में लोगों को सिखाएंगे, ऐसा उनके द्वारा ट्वीट किया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बता देता हूं कि 1967 में हुआ क्या था एग्जैक्टली। क्योंकि नाइजीरिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो यहां पर हौसा हो गया, इग्बो हो गया, फुलानी हो गया, बहुत सारे आपको एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। और वहां
जो नाइजीरिया है वो पहले यूनाइटेड किंगडम के अंडर हुआ करता था। इसको 1960 में आजादी मिली थी और उसकी पॉपुलेशन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो 21 करोड़ के आसपास है। इसकी जीडीपी भारत से काफी बेहतर, आप देख सकते हो पर कैपिटा टर्म्स में अगर आप देखिए भारत से 2 गुना ज्यादा आपको जीडीपी इसकी देखने को मिलेगी, $5,280 पर कैपिटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अफ्रीका के बाकी रीजन्स के मुकाबले नाइजीरिया काफी बेहतर पोजीशन पर है, ऐसा बताया जाता है। तो 1960 में जब इसको आजादी मिला तो उसके बाद क्या होता है कि नाइजीरिया का अगर आप ये साउथ ईस्टर्न साइड देखोगे, यहां पर सदर्न ईस्टर्न साइड में इस पूरे रीजन को कहा जाता है बियाफ्रा, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन है बियाफ्रा, वहां पर सेसेनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब कि वहां पर लोगों की डिमांड हो गई कि हम इसको अलग देश बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर 1967 में काफी ज्यादा सिविल वॉर हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहां पर जो लोग रहते हैं ना, ये जो बियाफ्रा, ये जो रीजन है मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपको इग्बो यहां पर आप देख सकते हो जिनकी पॉपुलेशन 15% के आसपास है, ये वाली एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो ये लोग बेसिकली चाहते थे कि उनका एक अलग देश हो, लेकिन अभी के लिए जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया ना प्रेसिडेंट कौन है, मुहम्मद बुहारी, वो बिलोंग करते हैं फुलानी एथनिक ग्रुप से। ये जो 6% फुलानी एथनिक ग्रुप है, तो वो इग्बो के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे उस समय कि यहां पर इसको अलग देश का जो है दर्जा दिया जाए। और आज के डेट में जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इसी की वजह से उन्होंने अभी अपने ट्वीट के अंदर रेफरेंस दिया, ये जो ट्वीट किया गया उनके द्वारा यही बोला गया कि जिस प्रकार से लोग इस पूरे रीजन में, क्योंकि अभी भी अगर जो वॉर देखोगे आप, इस समय जो भी हिंसा हो रही है नाइजीरिया के अंदर, वो भी ज्यादातर इसी रीजन में हो रही है, बियाफ्रा रीजन के। और इसी को लेकर हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं फिर से मांग ना करने लगे एक अलग देश की, इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अब क्या होता है, जो ट्विटर है उसको आ गया, लगा कि यहां पर जो ट्वीट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो अब्यूसिव बिहेवियर पॉलिसी के तहत आता है, और इसी के लिए यहां पर ट्विटर ने उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। तो नाइजीरिया को ऑब्वियस ही बात है ये चीजें पसंद नहीं आएगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा यहां पर क्रिटिसिज्म किया गया बुहारी के ऊपर कि कैसे वो ट्वीट कर सकते हैं इसके बारे में। क्या 1967 में जो चीजें की गई थी, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, क्या उसी प्रकार से लोग इस बार भी मारे जाएंगे? तो इसी को लेकर काफी ज्यादा वहां पर विवाद बढ़ गया था। और ऐसा नहीं है कि ट्विटर और नाइजीरिया के बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये तो क्या है कि एकदम आखिरी ऐसा मौका था जिसकी वजह से नाइजीरिया सरकार ने एकदम बैन ही कर दिया। लेकिन पहले भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है ना, अफ्रीका में कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कुछ भी चीजें आती हैं, वो नाइजीरिया के अंदर आती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नाइजीरिया बाकी देशों के मुकाबले, उनके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे काफी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीजें। लेकिन ट्विटर का जो पहला ऑफिस है अफ्रीका के अंदर, वो यहां पर ट्विटर ने डिसाइड किया कि हम नाइजीरिया के अंदर नहीं खोलेंगे, वो हम खोलेंगे घाना के अंदर। ऐसा अप्रैल में डिसाइड किया गया। और इसी को लेकर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वहां के, लाई मोहम्मद, उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कहा कि जो ट्विटर है वो यहां पर इन्फ्लुएंस हो गया है बाकी कारणों की वजह से। जिस प्रकार से मीडिया उनको चीजों को दिखाना चाहती है उससे वो इन्फ्लुएंस हो गया है। क्योंकि नाइजीरिया के अंदर मैं आपको बता दूं पिछले 1-2 वर्ष से जो है कुछ हिंसा देखने को मिल रही है, वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इस नाम से, एंड सार्स हैशटैग। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि जो लोग हैं वो पैसे वगैरह जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुलिस है वो ब्रुटैलिटी कर रही है नाइजीरिया के अंदर। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पिछले साल क्या हुआ था कि जब लोग यहां पर पैसे जुटा रहे थे, पुलिस हैरेसमेंट की बात कर रहे थे, तब ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया प्रोटेस्टर्स के समर्थन में, और यह कह दिया अपने फॉलोअर्स को कि आप भी डोनेट करिए इन सभी प्रोटेस्टर्स को, लोगों को। तो आपको क्या लगता है, क्या नाइजीरिया सरकार को यह पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर नाइजीरिया सरकार हरकत में आई और तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहां पर पाबंदी होनी चाहिए, लाइसेंसिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो इसी को लेकर अब फाइनली जाकर, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट के ट्वीट को हटा दिया था, इसी की वजह से नाइजीरिया ने अब यहां पर बैन लगा दिया। यह क्लियर साफ जाहिर होता है। तो यह पूरी कहानी थी नाइजीरिया के बारे में। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर अभी आप देखोगे, कल से अचानक से क्या हुआ था, कल देर रात को यहां पर ट्विटर ने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अकाउंट से जो ब्लू टिक होता है यहां पर, उसको हटा दिया था। और आगे चलकर आज सुबह ही इसको वापस से लगा दिया गया। उनसे जवाब मांगा गया, भारत सरकार ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ट्विटर ये कह रहा था कि काफ़ी समय से इनका अकाउंट इनएक्टिव था, बहुत कुछ भी सच ट्वीट किए नहीं गए थे, इसलिए हमने हटा दिया। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स इनएक्टिव हैं, आप कैसे हटा सकते हो। और यहाँ पर एक और खबर आई थी कि जो आरएसएस का ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से भी ब्लू टिक हटा दिया गया।
और इसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके जस्ट पहले यहां पर एक नोटिस आता है, भारत सरकार ने लास्ट वार्निंग दे दी है ट्विटर को, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी नियम कानून बनाया गया है अभी रिसेंटली आईटी रूल्स के मुताबिक, अगर ट्विटर उसको फॉलो नहीं करता है तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भी एक बहुत बड़ा कदम ले सकती है ट्विटर के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या ट्विटर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या ट्विटर को जो हेड होते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, क्या उनके ट्वीट को सस्पेंड कर सकती है? क्या कर सकती है? आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या करना चाहिए? आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं रिगार्डिंग अफ्रीका। 2 स्टेटमेंट है अफ्रीका से रिलेटेड, ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।